नमस्कार दोस्तों, NAM ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया केस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि RJ कपूर वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, जिसमें अपीलार्थी के रूप में RJ कपूर एवं अन्य है, जिसमें बात का जो पक्षकार अपीलार्थी है वो RJ कपूर बस को बनाया गया, बाकी और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, और जो उत्तरार्थी है पंजाब राज्य सरकार है। ठीक है, तो इस केस को चलिए शुरुआत करते हैं। केस का नाम है RJ कपूर वर्सेस पंजाब राज्य। इसका जो संदर्भ है, यह केस AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 549 का केस है। इसका संदर्भ यह है, और यह केस जो संबंधित है, इसका जो विषय सब्जेक्ट है वह यह है कि यह केस अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 32 संबंधित है। अनुच्छेद 19(1)(g) से संबंधित है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर मतलब कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता संबंधित है। और अनुच्छेद 32 जो है वह सुप्रीम कोर्ट में अपील से संबंधित है, तो सब जानते ही हैं आप लोग। इस केस का जो बाद का तथ्य है वो निम्न है। इसमें नंबर 1 है, अपीलार्थीगण जो थे, अपीलार्थीगण कौन? RJ कपूर। अपीलार्थीगण पंजाब राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय हेतु पाठ्य पुस्तकों को तैयार करते थे एवं प्रकाशन करते थे एवं उनका विक्रय काम करते थे। जो अपीलार्थी RJ कपूर था और उनके जो साथी वगैरह थे, वो क्या क्या करते थे? पंजाब राज्य सरकार, मतलब पंजाब राज्य के थे लोग, तो पंजाब में क्या क्या करते थे कि जो प्राथमिक स्कूल होती थी वहाँ की और माध्यमिक स्कूल, उसमें इनके द्वारा जो पाठ्य पुस्तक, जो वहाँ जो स्कूल में बुक्स चलती थी, उन बुक्स को क्या किया करते, तैयार किया जाता था और उन प्रकाशन करके उन्हें मार्केट में बेचा करते थे लोग। दूसरा पॉइंट इसका यह था कि सन 1950 में पंजाब सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति घोषित की थी। सन 1950 में क्या हुआ कि जो पंजाब सरकार है वह अपने पाठ्य पुस्तकों को सोचा कि नेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। और राष्ट्रीयकरण करने के लिए इन्होंने जो नीति थी, अधिसूचनाएं थी, वो नीति घोषित की, जिसके कारण इस नीति के अनुसार वो कई अधिसूचनाएं जारी की थी। किसके लिए? राष्ट्रीयकरण संबंधित एवं विक्रय संबंधित जो अधिसूचना थी प्रकाशित की थी। तीसरा पॉइंट इसका यह हुआ था कि राज्य सरकार की जो उक्त अधिसूचनाएं हैं, इस अधिसूचना के कारण जो कई अपीलार्थी थे, उनको धंधा करने में कठिनाइयाँ होती थी, बल्कि कई अपीलार्थियों का धंधा बंद भी हो गया था। जो राज्य सरकार ने अधिसूचना निकाली उसके कारण कई अपीलार्थियों को क्या हुआ कि धंधा करने में कठिनाई हुई और कई अपीलार्थियों का धंधा बंद हो गया था। चौथा पॉइंट इसका यह था, अपीलार्थियों ने राष्ट्रीयकरण की इस नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगा दी थी। जब उनका धंधा बंद हो गया, कई लोग कठिनाइयाँ होने लगी, तो इस अधिसूचना जो निकाला था राज्य सरकार ने, उसके खिलाफ जो अपीलार्थीगण हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और याचिका लगा दी वहाँ। सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने गया तो इन्होंने अपना तथ्य किस आधार पर याचिका लगाई थी, वो आधार सुनिए। अपीलार्थी ने याचिका इस आधार पर लगाई थी कि राज्य सरकार को उनका धंधा बंद करने का या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में प्रदत्त अधिकार से वंचित करने का राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(g) मैंने आपको पहले बता दिया है कि 19(1)(g) में यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता होती है। व्यापार हम कर सकते हैं, यह हमें स्वतंत्रता होती है। तो उन्होंने इसी आधार पर याचिका लगाई कि राज्य सरकार को उनका धंधा बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो अनुच्छेद 19(1)(g) में उन्हें अधिकार प्रदत्त किया गया, मौलिक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार से राज्य सरकार उन्हें वंचित नहीं कर सकती है। और यह भी बताया कि किंतु अगर वह ऐसा करना चाहती है, लेकिन अगर ऐसा वो करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत कोई अधिनियम बनाना चाहिए। इसमें 19(6) में क्या बोला गया है कि कोई सरकार अगर चाहती है कोई नियम या कानून को बनाना, मतलब कोई अधिसूचना जारी करना, तो उसके लिए क्या है, कानून बना सकती है। 19(6) में बोला गया है। तो उन्होंने इस चीज़ को भी सामने रखा कि अगर पंजाब सरकार ऐसा करना ही चाहती है तो 19(6) के अंतर्गत कोई अधिनियम बनाना चाहिए उसको।
तथा अपीलार्थियों ने यह भी प्रार्थना की कि पंजाब राज्य सरकार को परमादेश जारी कर उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे उनके अधिकारों का हनन करने वाली अधिसूचना को वापस ले लें। पंजाब सरकार ने अंततः सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रार्थना की कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को यह परमादेश की रिट जारी कर उन्हें इस अधिसूचना को वापस लेने का आदेश दिया जाए, जिसके विपक्ष में राज्य सरकार ने अपना तर्क दिया। रिट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि राज्य का कार्य केवल बाहरी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना तथा केवल कर वसूलना काम नहीं है, बल्कि उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सारे कार्य करें जिससे जनता के सामाजिक व आर्थिक विकास हो। राज्य सरकार ने अपना बहुत अच्छा तर्क दिया और उसने कहा कि राज्य सरकार केवल काम जनता की सुरक्षा बाहरी आक्रमण सुरक्षा करना नहीं और बल्कि और न केवल कर वसूलना है, बल्कि राज्य सरकार का यह काम है कि जिससे राज्य सरकार का काम यह होता है कि जनता के सामाजिक व आर्थिक विकास करे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय इस दोनों का तथ्य सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया। सर्वोच्च न्यायालय कहना था कि जब राज्य कोई ऐसी नीति बनाता है जिससे कोई धंधा शुरू किया जाना होता है, उसके लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यदि किसी धंधे में धन लगाया जाना होता है तो लोकसभा द्वारा धन की पूर्ति के लिए अधिनियम या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उच्चतम न्यायालय ने यह जब दोनों का वादी अपीलार्थी और उत्तरार्थी के तथ्य सुनने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकार अगर कोई धंधा चालू करना चाहती है तो उसके लिए कोई अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यदि कोई धंधा ऐसा है जिसे करने के लिए लोकसभा से राज्य सरकार को धन की आवश्यकता है तो उसके लिए अधिनियम बनाना आवश्यक होता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और भी आगे तथ्य कहा कि लेकिन अगर व्यय की जाने वाली धनराशि का प्रावधान राज्य के बजट व विभिन्न मदों के मांग में किया गया है तथा राज्य सरकार ने ऐसी स्वीकृति दी है, तब राज्य शासन लेखकों एवं अन्य व्यक्तियों के साथ संविदा जैसा कि अनुच्छेद 298 प्रावधान है कर सकती है। इसमें यह कहना चाहता है कि लेकिन अगर कहना चाहता है राज्य सरकार कि अगर व्यय की जाने वाली धनराशि का प्रावधान राज्य सरकार के बजट और विभिन्न मदों के मांग में किया गया है, तब राज्य सरकार ने स्वीकृति भी दे दी, तब राज्य शासन लेखकों एवं अन्य व्यक्तियों के साथ जो राज्य शासन है वो लेखकों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ क्या कर संविदा कर सकती है। और अनुच्छेद 298 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 298 में प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 298 में यह प्रावधान है कि व्यक्ति के साथ संविदा कर सकता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित एवं विक्रय कराने का धंधा है राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होता है। ठीक है। तथा इसके लिए अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इनको। सुप्रीम कोर्ट इसके आगे और कहती है सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि अपीलार्थी ऐसी पाठ्य पुस्तकों का धंधा करने जा रहे थे जो राज्य सरकार के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में चलती थी, किंतु इन पुस्तकों को स्वीकृति स्कूल अधिकारियों द्वारा दिया जाता था तथा स्वीकृति के बाद यह पुस्तक बाजार में आती थी तथा इसे छात्रों द्वारा किसी भी विक्रेता से खरीदा जाता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अपीलार्थियों के संबंध में कि अपीलार्थी उन पुस्तकों का धंधा करना चाह रहे थे जो राज्य सरकार के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में चलती थी, किंतु इन पुस्तक चलती थी पंजाब राज्य सरकार में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में, जिनको स्वीकृति शिक्षा अधिकारियों से लेना पड़ता था, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO इससे लेना पड़ता था स्वीकृति। और अगर स्वीकृति कर देते तभी पुस्तक की लागू होती थी, अन्यथा लागू नहीं होती थी। और ये स्वीकृति होने के बाद अधिकारी जो स्कूल अधिकारी थे
उस स्वीकृति होने के बाद क्या होता था कि ये बाज़ार में आ जाते और जो छात्र वगैरह होते थे वो कहीं किसी विक्रेता से खरीद सकते थे, ठीक है ना। अतः यह प्रकाशकों का मूल अधिकार नहीं है। तो और आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जिसके कारण यह प्रकाशक जो कि अभ्यर्थीगण हैं उनका यह मूल अधिकार नहीं बनता है कि उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक को ही स्वीकृत किया जाए, तथा यदि एक बार उसकी पुस्तक स्वीकृत कर दी गई है तो भविष्य में रद्द भी की जा सकती है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भाई वो उनकी पुस्तक जो प्रकाशित करते थे उनको अगर स्कूल में चलाना होता था तो जो स्कूल के अधिकारी होते थे वो इसको पुष्टि करते थे उस पुस्तक की, उसके बाद ही वो पुस्तक क्या होती थी कि मार्केट में आती थी और बच्चे उसको खरीदते थे। इसलिए जो यह प्रकाशकों का मूल अधिकार नहीं है कि उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक को ही स्वीकृत किया जाए। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि स्वीकृत उन्हीं के द्वारा प्रकाशित पुस्तक की जाए, और उनका यह फंडामेंटल राइट्स भी नहीं बनता है। तथा उनकी पुस्तक ऐसी थी कि हर साल स्वीकृत करवाना पड़ता था, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक बार जब स्वीकृत हो गई तो वो पुस्तक बार बार चले, अगली बार रद्द भी की जा सकती है। उसमें ऐसा ही प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि सरकार की कार्यवाहियों से याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो सरकार अपनी कार्यवाही करी, अधिसूचना जारी की है और राष्ट्रीयकरण करने की नीति अपना रही है, उसके कारण जो प्रकाशक हैं उनके मूल अधिकार का हनन या उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसलिए याचिका जो है वो व्यय सहित निरस्त कर दी गई, ठीक है। इसमें प्रतिपादित विधि के जो सिद्धांत है वो यह है, इसका नंबर 1 है, जब कोई राज्य सरकार कोई ऐसी नीति बनाता है जिसके द्वारा उसे कोई धंधा शुरू करना होता है तथा उस धंधे के कारण जनता के उसी प्रकार के धंधे को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं होता है। बहुत ही अच्छा प्रावधान सिद्धांत ने निकाला था कि जैसे मान लो कोई राज्य सरकार धंधा कर रही है और वही धंधा पहले से कोई व्यक्ति कर रहा था, और राज्य सरकार के कारण उस धंधे जो पहले धंधा कर रहे व्यक्तियों का धंधा ठप होता है या कि उनको नुकसान होता है, तो इस आधार पर उनका जो भारतीय संविधान में दिया गया अनुच्छेद 19(1)(g) में कारोबार धंधा करने की स्वतंत्रता जो दी गई है उससे उनका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। इन्हीं शब्दों का और यह केस इतने में ही संपूर्ण होता है। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे अगले केस के साथ। थैंक यू।